हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम मन लगा करके बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला, क्योंकि आज जो टॉपिक हम आप लोगों को प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में पढ़ाने जा रहे हैं ना, यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि यहां से परीक्षा में सवाल 100% पूछा जाता है। मतलब हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, हम एकदम कंफर्म बता रहे हैं कि 100% यहां से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो अब आप सोच लीजिए कि अगर 100% यहां से सवाल पूछा जाएगा तो फिर आप लोगों को इस टॉपिक को एकदम सीरियसली पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की इस शानदार सी क्लास को हम एकदम शानदार तरीके से शुरू करते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आज एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। आज मुख्य रूप से दो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना? आज मुख्य रूप से दो टॉपिक हम आपको बताएंगे, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी बच्चे टॉपर 3.0 बैच में नहीं जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा। जो भी बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं ना, वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जुड़िए, ताकि आज का यह क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू हो सके। आज का यह क्लास एकदम शानदार तरीके से शुरू हो सके, इसलिए आप लोग इस क्लास में बेहतरीन तरीके से जुड़ जाइए। ठीक है ना? तो चलो बाबू, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है? हाँ, ध्यान रखिएगा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हैप्पी बर्थडे सर। आज हमारा बर्थडे है भाई। कितना दिन बर्थडे मनाइएगा साल में? हमारा बर्थडे 14 अगस्त को आता है। ठीक है ना? 14 अगस्त, ध्यान रहे आप। चलिए आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस पर हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं बाबू। कल हम आप लोगों को कहां तक पढ़ाए थे, कुछ याद है? कल हम आप लोगों को विचलन कोण तक पढ़ा दिए थे। ठीक है ना? कल हम आप लोगों को विचलन कोण तक पढ़ा दिए थे। विचलन कोण के बारे में कल हम आपको बता दिए थे। आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज मुख्य रूप से दो चीजें बताएंगे। सबसे पहला तो हम आप लोगों को बताएंगे प्रतिबिंब के बारे में। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब के बारे में। अब ये प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना? प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। और दूसरा टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। तो आज यही दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रतिबिंब पढ़ेंगे और एक दर्पण पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब क्या होता है और दर्पण क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना? प्रतिबिंब क्या होता है और दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोग देखिए, हमारे हाथ में प्यारे बच्चों एक यहां पे देख रहे हैं आईना है। हमारे हाथ में आप लोग देख रहे हैं क्या है? आईना है। इसमें क्या करते हैं, हम अपना चेहरा देखते हैं। आप लोगों को भी हमारा चेहरा दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। ये प्यारे बच्चों क्या है? दर्पण है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? दर्पण है। ये क्या है बाबू? दर्पण है। और दर्पण के अंदर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे मान लिया जाए हम ये रिमोट लिए, तो प्यारे बच्चे आप देखिए, रिमोट का प्रतिबिंब इसमें बन रहा है। हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है और रिमोट का प्रतिबिंब भी बन रहा है। देख रहे हैं ना? हमारा प्रतिबिंब और रिमोट का प्रतिबिंब। तो इसके अंदर जो आप प्रिंस सर को देख रहे हैं, इस आईने के अंदर जो आप प्रिंस सर को देख रहे हैं, यह प्रिंस सर ओरिजिनल नहीं है, बल्कि यह प्रिंस सर का प्रतिबिंब है। यह प्रिंस सर का प्रतिबिंब है, ओरिजिनल तो यहां पे है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, इसके अंदर जो बन रहा है ना, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। और यह जो शीशा है, चूंकि इसका पिछला भाग रंगा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, जो भी आईना होता है ना, जिसमें आप लोग अपना शकल देखते हैं, उसका पिछला हिस्सा जो है वो रंगा हुआ रहता है। ठीक है? आगे कांच का टुकड़ा है लेकिन पीछे रंगा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? यह दर्पण है। ठीक है? यह क्या है? दर्पण है। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग आईने के सामने खड़ा हो जाते हैं और बढ़िया से एकदम बाल संवारते हैं ना? आप लोग आईने के सामने खड़ा होकर के एकदम बढ़िया से बाल संवारते हैं। तो बाल संवारते हैं आईने के सामने ही खड़ा होकर के, क्यों? क्योंकि आईना में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है।
आईना में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और प्रतिबिंब में देखते हैं कि अच्छा हमारा बाल ऐसे है तो उसको सही करते हैं, और जो आईना है उसी को दर्पण कहा जाता है। तो आज हम लोग यही दो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, यही दो टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को शायद जानकारी भी होगा, पहले एक बार क्लास को आप लोग शेयर करिए, बच्चे जल्दी जल्दी से ना क्लास को शेयर कर दीजिए। आजकल बच्चे ना पढ़ाई से ज्यादा भारत पाकिस्तान युद्ध में मजे ले रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि पढ़ाई से ज्यादा भारत पाकिस्तान युद्ध में मजे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बच्चे आज हमें मिले थे, ऐसे ही हम रास्ते पे जा रहे थे, कोई एक स्टूडेंट मिल गए, ठीक है ना। तो वो हमें पहचान लिए, हम उनसे पूछे डेली क्लास कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो, तो वो बोला सर हम 10th क्लास में हैं, आपके टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं। तो हम बोले 10th क्लास में हो भाई, डेली क्लास कर रहे हो ना, तो बोला हाँ सर कर रहे हैं। बोले अभी कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है जरा बताओ। तो बोला कि सर अभी आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। हम कि फिजिक्स में जो जो पढ़ा रहे हैं सब पढ़ रहे हो, तो नहीं सर इधर 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं। हम कि का है, तो सर इधर भारत पाकिस्तान जो युद्ध हो रहा है ना, तो उसका न्यूज देखते रहते हैं, हम भी देखते हैं और हमारे साथ पूरा परिवार देखता है। मतलब रूटीन बन गया है पढ़ाई छोड़ करके न्यूज देखने का, समझ गए ना, पढ़ाई छोड़ करके कुछ लोगों को तो आजकल क्या है कि हर एक आधा घंटा में ना न्यूज चैनल खोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम आज देख रहे हैं कि हर एक आधा घंटा में न्यूज चैनल खोल रहा है। हमारे साथ रहने वाले अगल बगल रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर आराम से 5 मिनट का भी रेस्ट किया तो कहता है कि लाओ एक बार देख लेते हैं न्यूज, मतलब युद्ध शुरू हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो रहा है अभी। मतलब कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि बस युद्ध शुरू हुआ कि नहीं हुआ, लाओ एक बार अपडेट ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म के हैं, ठीक है ना, जो अभी इंटरेस्ट उधर ले रहे हैं। बहुत सारे लोग आईपीएल के चक्कर में पड़े हैं। तो भाई एकदम सही बात यही है, ठीक है ना, और उसके चक्कर में बच्चे यहाँ पे कम जुड़ रहे हैं। आप एक बात नोटिस करिएगा, जैसे ही आईपीएल खत्म होगा, भारत पाकिस्तान वाला माहौल खत्म होगा, यहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बच्चों का संख्या अपने आप बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे, कहीं ना कहीं बच्चे अपने जीवन के साथ। देखिए कुछ बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर देखने में मजा आता है। हर एक काम अगर मजे के लिए ही किया जाए अब दिक्कत न है? पढ़ाई समर्पण खोजता है, अपने आप को समर्पित कर दीजिए तब ना कुछ सीख पाइएगा। चलिए तो हम लोग बाबू प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दर्पण ऐसे आप लोग जानते होंगे, अभी तो आगे हम आपको दर्पण के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण होता है, जिसमें फिर उत्तल और अवतल आता है, ठीक है ना। ध्यान रखना बाबू, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, प्रतिबिंब सब में बनता है, ठीक है ना, प्रतिबिंब सब में बनता है, चाहे समतल हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, सब में प्रतिबिंब बनता है। अच्छा एक बात आप लोग हमें जरा बताइएगा, आपके सामने हम एक प्रतिबिंब बना रहे हैं, आप लोग को पहचानना है कि यह कौन सा प्रतिबिंब है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप लोग बताइए यह कौन सा प्रतिबिंब, बताओ बाबू, अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए यह कौन सा प्रतिबिंब है। जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए यह कौन सा प्रतिबिंब है। देखना चाहते हैं हम कि कितने बच्चे पहले से देखे हुए हैं, ठीक है ना। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर क्रिकेट से प्यार है इसलिए देखते हैं। क्रिकेट से प्यार है, पढ़ाई से प्यार नहीं है, इसलिए पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट को वैल्यू देते हैं, यही ना। अच्छी बात है, हम तो बाबू सिलेबस आगे बढ़ाते रहेंगे, हम तो पढ़ाते रहेंगे, हम तो अपना कर्तव्य पूरा करते रहेंगे। बाकी आप लोगों का इच्छा, ठीक है ना, कि आप लोग पैसा दे करके भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आप लोगों की काबिलियत कह सकते हैं, ठीक है ना, काबिलियत है आप लोगों में। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये अवतल दर्पण, एक बच्चे अभी भी है जो कह रहे हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना, बच्ची है। तो ये अवतल है कि उत्तल है, बहुत सारे बच्चे पहचान गए, बहुत सारे बच्चे नहीं पहचान पाए, ठीक है ना। यह कौन सा दर्पण है, यह है अवतल, यह है बाबू अवतल, ठीक है ना, जिसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ रहता है ना उसको अवतल कहते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब होता क्या है। देखो बाबू, अगर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है और उसका प्रवर्तन होगा या उसका अपवर्तन होगा, लेकिन हम लोग यहां पर चूंकि प्रवर्तन पढ़ रहे हैं तो किसी भी प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे चलिए ना हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं।
मान लिया जाए ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण, ये इसका प्रधान अक्ष है। अभी हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि प्रधान अक्ष क्या होता है, ये सब क्या होता है। अभी हम आपको थोड़ा सा प्रतिबिंब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो बाबू, आप इस चीज को समझिएगा, अगर मान लिया जाए यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, तो यहां से इसका परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा। समझना बाबू ध्यान से, यहां से क्या होगा? परावर्तन होगा। तो यहां से जब इसका परावर्तन होगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। आप लोग को बताया है ना कि प्रकाश का ऐसे आता है, ऐसे मुड़ जाता है। अगर इसी को हम बताए थे पिछले क्लास में कि इस तरीके से आता है और इस तरीके से मुड़ जाता है, यही ना बताए थे। सेम यही चीज है, ऐसे आया और ऐसे मुड़ गया। और यहां पे बाबू फोकस दूरी F है। तो आप यहां पे समझिएगा कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यहां से इसका परावर्तन हुआ, यहां से इसका क्या हुआ? परावर्तन हुआ। तो किसी भी बिंदु से अगर मान लिया जाए कि यहां पर एक बिंदु है, यहां पे हम मान लेते हैं कि एक टॉर्च है, ठीक है ना, यहां पे हम मान लेते हैं एक टॉर्च है, ठीक है ना, और यहां से प्रकाश का किरण निकल रहा है। तो यहां से जब प्रकाश का किरण निकला और यहां से टकराने के बाद प्रकाश के किरण का परिवर्तन हुआ, और प्रकाश के किरण का परिवर्तन हुआ, वो इधर की ओर मुड़ा, और यहां पे इसका कटान बिंदु है और यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। मैं कहने का मतलब कि यहां पे जो भी वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब यहां पे बनेगा, ठीक है ना, यहां पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये तो हो गया वास्तविक, यानी कि सचमुच में जो प्रतिबिंब बन रहा है। कुछ प्रतिबिंब ऐसा होता है जो वास्तविक ना होकर के काल्पनिक होता है, ये हम आपको अभी बताएंगे। वहां पर वास्तविक में मिलता नहीं है, यहां पे कटान बिंदु पर वो वास्तविक में नहीं मिलेगा, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक। तो बाबू यहां पर सबसे पहले प्रतिबिंब हम लोग समझेंगे। यहां पे एक जबरदस्त क्वेश्चन जो कि परीक्षा में भी पूछा जाता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर प्रतिबिंब का परिभाषा लिखना रहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? कितने बच्चे हैं जिनको प्रतिबिंब का परिभाषा आता है? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम बता रहे हैं। लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग कि किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें, किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ध्यान से सुनना बाबू, परावर्तन के बाद, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे, उस बिंदु का कहते हैं, उसे उस बिंदु का, उस बिंदु का, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे लिखेंगे हम लोग, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को, बिंदु को उस वस्तु का, बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आप लोगों को प्रतिबिंब का परिभाषा लिखना है, ठीक है ना। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन बाबू? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते, ठीक है ना। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं।
ठीक है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला हो आपका हो गया कौन सा? पहला आपका हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा प्यारे बच्चों होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक को ही प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, इसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अगर कहीं पर आभासी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझिए कि वो काल्पनिक ही है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना, आभासी प्रतिबिंब। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब दो प्रकार का। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह सवाल पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो बताइएगा प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। अगर कहीं पे पूछा जाए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का, तो बताइएगा प्रतिबिंब दो प्रकार का। कौन कौन? एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है बाबू, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? तो बताइए, समझ में आ गया ना। किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, वह परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, देखो जिस बिंदु पर मिलेगा उसको कहेंगे वास्तविक, और जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा उसको कहेंगे काल्पनिक, ठीक है ना। तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब भी एकदम आसान है, समझिएगा, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब भी आसान है। जिस बिंदु पर सचमुच में मिल रहा है उसको कहते हैं वास्तविक, और जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो उसको कहेंगे हम लोग काल्पनिक। समझ में आया बाबू? यस सर। तो देखो अब हम लोग वास्तविक और काल्पनिक को समझेंगे कि वास्तविक क्या है और काल्पनिक क्या है। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब का। सबसे पहला किसका हम लोग बात करते हैं? वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखो बाबू, किसी भी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, और वह प्रकाश की किरण रिफ्लेक्शन के बाद यानी कि प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर सचमुच में मिलता हो, जिस बिंदु पर सचमुच में मिले उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, जिस बिंदु पर सचमुच में मिल रहा है उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया ना? ध्यान रखिएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि एकदम सेम यही चीज है बाबू, जो हम लोग प्रतिबिंब का परिभाषा लिखे ना, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? देखो ये हो गया प्रतिबिंब, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। रुक जाइए, इसी को हमने क्या किया? कॉपी कर लिया। अब देखिए, ये जो अगर आप प्रतिबिंब का परिभाषा याद कर लिए तो यहां से आप वास्तविक का और काल्पनिक का दोनों परिभाषा बड़े आराम से याद कर सकते हैं। कहिए सर कैसे? देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको हम के बाबू हटा देते हैं। देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से आप चुटकियों में वास्तविक और काल्पनिक दोनों का परिभाषा याद कर लेंगे। यहां पे हम ऊपर में लिख देते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं ना, हम ऊपर में कर देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ऊपर में हम लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब से कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब से कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते? समझ में आया? कुछ नहीं करना है, परिभाषा सेम टू सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। यहां पे जो लिखा हुआ है ना कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहां पे सिर्फ इतना हटा देना है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। या आप ध्यान से समझिएगा, यहां से ध्यान से समझिएगा, जिस बिंदु पर मिलती है बस इतना हटा दीजिए। ओ भाई, जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, बस इसको हटा देना है। जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बस ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा। समझ में आ गया? कितना आसान है। प्रतिबिंब का परिभाषा याद हो गया ना, तो फिर वास्तविक और काल्पनिक दोनों का परिभाषा अपने आप याद हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आप लोग, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है कि उल्टा होता है? बताओ बाबू,
वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा होता है? याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, सबसे पहला चीज तो याद रखिएगा कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। काल्पनिक ये ध्यान रखिएगा, ये जो वास्तविक है ना, नाम है कि ये वास्तविक है, रियल इमेज, नाम तो है रियल, लेकिन वास्तविक में उल्टा होता है। तो लिखेंगे यह उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ? उल्टा होता है, यह कहने का अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लिया जाए उल्टा होता है, कहने का अर्थ क्या हुआ? जैसे समझिएगा, हम क्या ऐसा सामान ले लें, हाँ, जैसे मान लिया जाए हमारे हाथ में ये बोतल है, ठीक है ना, हमारे हाथ में ये बोतल है। अगर आप वास्तविक प्रतिबिंब में इसको देखेंगे तो अगर मान लिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे मान लिया जाए कि ये आप जैसे इसको लेके गए ये दर्पण के सामने, और ये सीधा बोतल अगर ऐसे उल्टा दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि ये वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। ये सीधा बोतल हम ऐसे लेके जाएंगे, लेकिन ये आपको ऐसे उल्टा दिखाई देगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। या तो फिर कैसे दिखाई देगा समझिएगा, या तो मान लिया जाए कि जैसे हमारे हाथ में ये कॉपी है, हमारे हाथ में ये कॉपी है, ये कॉपी आपको इस तरीके से दिखाई देगा, तो आपको समझना है, यानी कि अगर प्रतिबिंब उल्टा हो जाए, अगर प्रतिबिंब उल्टा हो जाए तो आप उसको समझ लीजिए कि यह वास्तविक प्रतिबिंब है। यहीं से प्यारे बच्चों आप काल्पनिक प्रतिबिंब को बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए इतना आप लोग याद कर लिए हैं, अब क्या करना है, वास्तविक के जगह सिर्फ आप लोग काल्पनिक कर दीजिए, ठीक है ना, वास्तविक के जगह काल्पनिक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एक मिनट। अब क्या करिए, ये जो हम वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिखे थे, अब हम लोग यहां पे कर देंगे काल्पनिक। यहां पे क्या करेंगे, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? और थोड़ा सा चेंजिंग हमको इधर करना है। क्या थोड़ा सा चेंजिंग करना है? यहां पे जो है ना कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, काल्पनिक में देखो बाबू, जब हम वास्तविक बता रहे थे तो इसको मिटा दिए थे, इसको हटा दिए थे, यहां पे अब आप लोगों को इसको हटा देना है, ठीक है ना, इसको हटा देना है, यहां पे इसको हटा देना है, बस हो गया। प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पे हम लिखे थे ना, बिंदु को यहां पे वास्तविक में लिखे थे ना, उस बिंदु को उस वस्तु का, यहां पे सॉरी यहां पे भी थोड़ा सा छूट गया है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। एक बार फिर से हम ना पूरा फ्रेज से आपको बता देंगे ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए। अब क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते। बस बताओ बाबू, समझ में कुछ बच्चों को आया होगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, अब आप लोगों को हम एक बार पुनः समझाते हैं, इसको पूरा बढ़िया से समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रतिबिंब बताए। प्रतिबिंब में क्या बताए कि किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, और जब उस प्रकाश के किरण का परावर्तन होता है तो वह जिस बिंदु पर मिलेगा,
जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे मान लिया जाए यह कोई दर्पण है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इस बिंदु पर मिला, तो इस बिंदु को ही कहेंगे कि यहां पे प्रतिबिंब बना है। वही चीज लिखा हुआ है, अगर किसी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण कोई प्रकाश स्रोत से अगर आ रही है, तो प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी, देखो बाबू, जिस बिंदु पर मिलती है उसको वास्तविक, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग काल्पनिक कहेंगे। ठीक है ना? वही चीज हम लिखे हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब 100% एकदम श्योर है कि वहां पर मिल रहा है, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है, कल्पना नहीं किया जा सकता है, 100% श्योर है कि एकदम उस बिंदु पर मिल रहा है, तो उसको कहेंगे कि वह वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर इसको प्राप्त नहीं किया जाता है। पर्दे पर प्राप्त कहने का मतलब, आप लोग सिनेमा हॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक उजला कलर का पर्दा टंगा है, यानी कि घर पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक पर्दा ले लीजिए, अगर प्रतिबिंब उस पर्दे पर प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि वह क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर पर्दे पर प्राप्त ना हो, आप कपड़ा का पर्दा ले सकते हैं, आप कपड़ा की जगह कागज ले सकते हैं उजला कलर का, तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और यह हमेशा उल्टा होता है। और फिर काल्पनिक में क्या लिखेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि यह रियल इमेज नहीं होता है, सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, मतलब वास्तविक में नहीं मिल रहा है, सिर्फ लग रहा है कि यह मिल रहा है। प्रतिबिंब जो है ना, वो सिर्फ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो अगर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आया आप लोगों को? एक बार बताइए, अगर समझ में आया तो बता दीजिए जल्दी से। और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अभी हम लोग वास्तविक में पढ़े थे कि यह उल्टा होता है, लिखेंगे यह प्रतिबिंब सीधा होता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? यह प्रतिबिंब सीधा होता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। ध्यान रखिए, यह प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। याद रहेगा बाबू? बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी से बताइए, सही है ना? अच्छा, और यह जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, यह जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में, जैसे अभी हमारे हाथ में ये जो दर्पण था, अभी हमारे हाथ में ये जो दर्पण था, इसमें प्यारे बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? यानी कि आप देख रहे हैं कि यहां पे हमारा जो प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। समझ में आ गया? बताओ बाबू, समझ में आया आप लोगों को? है? अच्छा, इसमें आप एक चीज देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का एक चीज होता है, आप एक चीज देखिएगा, इस दर्पण से जितना दूरी पर हम हैं, इस दर्पण से जितना दूरी पर हम हैं, उतना ही दूरी पर आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। मतलब जितना दूरी पर हम हैं, जैसे मान ले जाए कि ये दर्पण है, ठीक है ना, और ये दर्पण से आप देखिएगा, इस दर्पण से जितना दूरी, मतलब दर्पण से हमारे बीच का दूरी अगर 1 फीट है, तो हमारा जो प्रतिबिंब अंदर बन रहा है उसका भी दूरी दर्पण से लगेगा कि 1 फीट पीछे है। यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होता है ना, वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है बाबू? तो हम लोग इसमें एक चीज लिख सकते हैं, 2-3 चीजें काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में है। चलिए आपको हम विस्तार से काल्पनिक प्रतिबिंब बताते हैं। ठीक है ना? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है बाबू? यहां पर ना हम थोड़ा सा पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। यहां पे देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभी हम आपको बताएं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। यहां पे ऑब्जेक्टिव का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि किस कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो आप बताइएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा प्रतिबिंब सीधा होता है? तो बताइएगा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है।
वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। एकदम एकदम ये सबको ना एकदम याद कर लीजिए आप लोग। अच्छा, अभी हम आपको बताएं कि जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर होगा। अगर हम किसी आईने के सामने खड़े हैं तो आईना से जितना दूर हम खड़ा है, बाबू ध्यान से सुनिएगा, आईना से जितना दूर हम खड़ा है, आपको आईना के अंदर देखिएगा तो लगेगा कि आईना के अंदर हमारा प्रतिबिंब उतना ही अंदर बन रहा है। यानी कि जितना दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए, हम बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करके बताना चाह रहे हैं, मान लिया जाए इतना दूरी पर हम खड़ा है, ठीक है ना, दर्पण से यहां के बीच का दूरी मान लिया जाए कि 2 फीट है, तो इस दर्पण के अंदर जो हमारा फोटो बन रहा है वो भी दर्पण से देखने में लग रहा है कि 2 फीट पीछे है। ठीक है ना, ये देखने में लग रहा है आप लोगों को। अब आप लोग इसी चीज को थोड़ा सा समझिएगा। अब आप लोग इसी चीज को थोड़ा सा समझिएगा। देखो बाबू, दर्पण के पीछे तो कुछ नहीं है, दर्पण तो इतना अच्छा एकदम पतला है, दर्पण के पीछे कुछ है? बताओ बाबू, दर्पण के पीछे कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब दर्पण में देख रहे हैं तो लग रहा है कि दर्पण के अंदर जो हमारा फोटो है ना वो 2 फीट पीछे बन रहा है, जबकि 2 फीट पीछे कुछ नहीं है। इधर दर्पण के पीछे कुछ नहीं है, लेकिन दर्पण में देखिएगा तो लगेगा कि फोटो यह 2 फीट पीछे बन रहा है। जितना दूरी पर, अगर इतना दूर करेंगे तो फोटो भी हमारा उतना दूर पीछे जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखिएगा। चलिए आप लोग को हम नजदीक आकर के दिखाते हैं। देखिए जरा आप लोग इधर, कैमरा कहां गया जी? हाँ देखिए, ये कैमरा लगा हुआ है। आप लोग इस कैमरे में देखिए कि कैमरा जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि दर्पण के आगे कितना अंदर है, दिखाई दे रहा है ना? तो प्यारे बच्चों जरा देखो आप लोग, ये सिर्फ मतलब ये वास्तविक नहीं है, ये रियल नहीं है, ये रियल बिल्कुल नहीं है। दर्पण से जितना दूरी पर हम है ना, दर्पण के अंदर उतना दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, और ये रियल नहीं है भाई। दर्पण तो इतना पतला है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो सिर्फ लग रहा है हम लोगों को कि पीछे बन रहा है, लेकिन वास्तविक में ये पीछे बन रहा है। वास्तविक में तो पीछे कुछ है ही नहीं है। यानी कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब है जो इसके अंदर बन रहा है ना, उसकी सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि 2 फीट पीछे बन रहा है, वास्तविक में 2 फीट पीछे नहीं बन रहा है। हम यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये रियल नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। आईने के सामने आप खड़ा होकर के जितना बड़का वो आपका शकल रहता है उतना ही ना बड़ा दिखाई पड़ता है। कि आपका शकल है इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, इतना बड़ा नहीं ना। यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार जो है वो समान होता है, और पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लिया जाए कि यह एक दर्पण है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि यह एक दर्पण है। अगर आप इस दर्पण में इस तरीके से लिखेंगे R, तो आपको दर्पण में दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके से, दर्पण में कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसी को कहते हैं पार्श्विक उल्टा। इसी को क्या कहते हैं? पार्श्विक उल्टा। यानी कि 180 डिग्री पर ही घूम जाता है। तो ध्यान रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कुछ इस तरीके का होता है। तो बाबू, वास्तविक और काल्पनिक आपको समझ में आया? बताओ जल्दी से, कितने बच्चों को वास्तविक और काल्पनिक समझ में आ गया है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक बार अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे लिखिए कॉन्सेप्ट क्लियर। जल्दी से, एक बार देरी नहीं करना है, एक बार जल्दी से लिखिए कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से लिखिए यस सर, समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर। जल्दी से बताओ बाबू। समझ में आ गया ना? सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अब प्यारे बच्चे, अगर वास्तविक और काल्पनिक समझ में आ गया है तो यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ये जो क्वेश्चन है ना, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर परीक्षा में पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। बताओ बाबू जल्दी से। एक दो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जी नहीं समझ में आया। अब तो आईना लेकर के दिखा दिए, आईना के सामने कभी खड़ा नहीं हुए हो भाई। जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार जाइए और आईना के सामने जाकर के खड़ा हो जाइए। ठीक है ना। आपके घर में ऐनक है ना जिसमें अपना शक्ल देखते हैं आप लोग, उस आईने के सामने जाकर के खड़ा हो जाइए।
आप उस आईने में देखिएगा कि आईना से जितना दूर पर हम खड़ा है, आईना के अंदर उतना ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन वास्तविक में तो उतना अंदर आप घुसे तो नहीं है आईना में, तो वह एक काल्पनिक है, वर्चुअल है, वो रियल नहीं है। रियल नहीं है, वो बस कल्पना कर रहे हैं कि उतना अंदर है, लेकिन वो रियल नहीं है। बस यही तो है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें क्या समझना है बताओ बाबू? आईना के सामने जाके खड़ा होइए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो देखो बाबू, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। हम आपको वास्तविक भी बता दिए, काल्पनिक बता दिए, अंतर तो बड़े आराम से लिखा जाएगा। लिखेंगे कि यह वास्तविक कटान से बनता है और यह काल्पनिक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है, ठीक है ना? यह उल्टा बनता है, यह सीधा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसे पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। बस यही तो है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अभी क्या बताए, अभी आईना लेकर के हम दिखाए ना कि दर्पण के पीछे कुछ नहीं है, लेकिन बनता है दर्पण के पीछे। देखने में लगता है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। बस प्यारे बच्चों, ये हो गया। आप चाहें तो एक पांचवा पॉइंट भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो पांचवा पॉइंट भी लिख सकते हैं। यह वास्तविक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, इसे पर्दे, लिखा तो गया उल्टा सीधा वाला, चलिए हो तो गया, ठीक है ना? हो गया। तो बाबू अगर ये क्वेश्चन, अच्छा एकदम ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के कहिएगा, ये क्वेश्चन अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके मैट्रिक एग्जाम में आ गया तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को बना लेंगे? एक बार बताओ बाबू जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को बना लेंगे? जल्दी से एक बार बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को बना लेंगे? एकदम सही सही, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बना लेंगे? अगर बना लेंगे तो समझिए कि 2 नंबर कंफर्म। अगर बना लिए तो समझिए कि 2 नंबर कंफर्म। बना लेंगे पक्का? अरे 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 भाई, क्या बात है, तब तो 2 नंबर कंफर्म हो गया। लो, टू नंबर कंफर्म मान लो अपना आप, ठीक है ना? बन जाएगा ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चे, आप लोगों को हम 2 चीज बताएंगे, ठीक है ना? सबसे पहला क्या चीज बताएंगे? बी परिवर्तन। बी परिवर्तन, बी परिवर्तन, बी परिवर्तन। और दूसरा क्या बताएंगे? पार्श्व बी परिवर्तन। पार्श्व बी परिवर्तन, पार्श्व बी परिवर्तन। ये 2 चीज आप लोग समझिएगा, आप लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझाते हैं हम आप लोग, जरा ध्यान से सुनना बाबू। सबसे पहले हम इधर समझाते हैं पहला नंबर। पहला नंबर, बी परिवर्तन क्या है? अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए यह एक बोतल है, ठीक है ना? यह एक बोतल है। अगर आप इसको एक आईने के सामने ले गए, ठीक है ना? एक आईना है, उसके सामने ले गए। अगर यह बोतल नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे दिखाई दे, यह बोतल आप ले गए सीधा, लेकिन आईना में देख रहे हैं तो लग रहा है क्या, रे ये बोतलवा उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझिएगा, अगर आप किसी भी वस्तु को अगर दर्पण के सामने सीधा ले गए, लेकिन वह वस्तु सीधे ऐसे 180 डिग्री के कोण पर घूम गया, ऐसे से ऐसे घुमा तो 180 डिग्री में घूम गया बाबू, बताओ जल्दी से। देखिए यह बोतल ऐसे था, अगर यह बोतल ऐसे हो जाता तो 90 डिग्री, लेकिन यह सीधा उल्टा हो गया, ठीक है ना? आप 180 डिग्री का कोण पढ़े हैं ना? जैसे मान लिया जाए यह हो गया 90 डिग्री, यह हो गया 90 डिग्री। अभी यह बोतल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना? अभी ये बोतल ऐसे रखा हुआ है और ये बोतल ऐसे हो गया तो 90 डिग्री, ऐसे हो गया तो 180 डिग्री। क्या ये चीज तो आप लोग जानते होंगे। तो यह बोतल ऐसे है, अगर इसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाए, ठीक है ना? इसका प्रतिबिंब 180 डिग्री के कोण पर घूम जाए, अगर 180 डिग्री के कोण पर घूम जाए तो प्यारे बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं बी परिवर्तन। 180 डिग्री घूम जाए, ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री घूम जाए, 180 डिग्री घूम जाए तो इसको हम लोग कहते हैं बी परिवर्तन। क्या कहेंगे? बी परिवर्तन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया ना। लेकिन प्यारे बच्चों अगर 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 अब आप लोग समझिएगा इसको जरा, अगर अभी हम आपको बता रहे थे कि मान लिया जाए कि यह एक दर्पण है, यह एक दर्पण है, और इसमें अगर आप लिखते हैं आर, इसमें लिखते हैं आर इस तरीके से, तो यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा इस तरीके से, उल्टा दिखाई पड़ेगा। यहां पर आप लिखते हैं पी, लेकिन यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके का पी, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से घूम जाए, समझिएगा यहां पर 180 डिग्री के कोण पर घूम रहा है, यह भी 180 डिग्री घूम रहा है, यह भी 180 डिग्री घूम रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, यह वाला जो है ना, यह वाला जो है वो सीधे मतलब ऊपर से नीचे हो रहा है, यानी कि क्षैतिज अक्ष पर घूम रहा है, क्षैतिज अक्ष पर घूम रहा है। लेकिन यह वाला ऐसे है, दिखाई पड़ेगा आपको ऐसे, आप इसको किताब के माध्यम से समझिए। जैसे मान लिया जाए कि यह ऐसे है, लेकिन जब इधर जाइएगा ना तो ये वाला इधर और ये वाला इधर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इधर आप जैसे ही इधर से प्रतिबिंब देखिएगा ये आपको ऐसे दिखाई देगा, समझ में आ गया ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। इसको क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन, समझ में आ गया। तो पार्श्व विपरिवर्तन और विपरिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। इसको परिभाषा के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर बी परिवर्तन पूछे परीक्षा में, अगर पूछे कि बी परिवर्तन किसे कहते हैं, अगर परीक्षा में पूछे कि बी परिवर्तन किसे कहते हैं, तो बताइएगा यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। क्षैतिज अक्ष पर 180 डिग्री अगर घूम जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ऊपर, कहने का मतलब कि वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाए। अभी आपको बताया ना कि ये ऊपर वाला भाग है, ये अगर नीचे हो जाए तो इसको कहेंगे बी परिवर्तन, ठीक है ना। और पार्श्व बी परिवर्तन क्या है, तो यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि दाहिना वाला भाग बायां और बायां वाला दाहिना हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। यानी इसमें क्या होगा, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा, समझिएगा। इसमें ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, दाहिना वाला बायां। देखिए जो दाहिना तरफ है वो बायां तरफ चला गया, जो बायां तरफ है वो दाहिना तरफ आ गया, और इसमें ऊपर नीचे हो गया। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या है, ये है आपका बी परिवर्तन और पार्श्व बी परिवर्तन। बोलो बाबू समझ में आ गया। कुछ नहीं, बस सीधे कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर ऊपर वाला नीचे की ओर घूम जाए तो उसको कहेंगे हम लोग बी परिवर्तन। और जैसे देखिए यह वाला इधर दाहिना है, यह वाला इधर बायां है, यह वाला इधर दाहिना, यह वाला इधर बायां। अगर यह दाहिना वाला बायां ऐसे घूम जाए तो आप इसको कहिएगा पार्श्व बी परिवर्तन। अगर ऐसे घूम जाए तो आप इसको कहिएगा क्या, इसको कहिएगा बी परिवर्तन। समझ में आ गया ना। बताओ बाबू, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। हम हर एक कॉन्सेप्ट जब पढ़ाते हैं, हर एक टॉपिक जब पढ़ाते हैं, तो हम बार बार आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है ना। हमें नहीं लगता है कि इतना पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको मतलब पूछने में अच्छा लगता है। हमें लगता है कि बच्चों एकदम हम कंफर्म हो जाएं कि नहीं आप लोग समझ गए हैं। जब आप लोगों का कमेंट आ जाता है ना डबल सी करके, तो हमको एकदम समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है। बस इसलिए हम बार बार पूछते हैं, और कोई बात नहीं है। तो बताओ बाबू, यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को। समझ में आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम यहां तक क्लियर है। चलिए अब अगर इतने सारे बच्चों का अगर कंसेप्ट आ गया है तो हम समझ गए कि आप लोग समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों जरा एक चीज समझिएगा, ठीक है ना। अब जरा एक बात को समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। हम क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। अब आप लोगों का जो प्रतिबिंब वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं दर्पण की दुनिया में। कहां लेकर के चलते हैं, दर्पण। टॉपिक का नाम क्या है, दर्पण। देखो बाबू, दर्पण क्या है, दर्पण क्या है, अब हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए दर्पण को समझाने के लिए ना हमारे पास एक लेजर लाइट है। ये हमारे हाथ में आप जो देख रहे हैं ना, यह एक लेजर लाइट है। अगर भरोसा ना हो तो हम कैमरा के एंगल पे तो नहीं मारेंगे, लेकिन आप लोग देखिए हमारे पास एक लेजर लाइट है। हम ज्यादा कैमरा के ये लेंस पे नहीं मारेंगे, नहीं तो लेजर लाइट इतना खतरनाक होता है ना कि ये क्या करता है कि लेंस को भी खराब कर देता है। कैमरा का जो लेंस होता है उसको खराब कर देता है, बड़ा पावर होता है लेजर लाइट में। हमारे हाथ में प्यारे बच्चों ये लेजर लाइट है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। हमारे हाथ में ये लेजर लाइट है, आप लोग को दिखाई भी पड़ रहा होगा शायद, ठीक है। क्या दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, तो लेजर लाइट हमारे हाथ में दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। अब आप लोगों को हम बता रहे थे पिछली क्लास में
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जरा एक बात आप लोग समझना बाबू, अब एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बहुत बढ़िया समझाते हैं। हमारे हाथ में ये दर्पण है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, चल रहा है ना भाई, अगर इस कमरे को अंधेरा किया जाए तो क्या ये आपको दिखाई पड़ेगा? चलिए हम देखते हैं। इस कमरे को हम थोड़ा सा अंधेरा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एकदम बढ़िया से इसका प्रतिबिंब जो है, इसका जो प्रवर्तन है वो दिखाई पड़े बाबू। चलिए एक मिनट, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा कि हमें जब अच्छे से नहीं दिख रहा है तो फिर आपको कैसे दिख। थोड़ा सा नजदीक लाते हैं, शायद दिख जाए। दिख रहा है? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। चलिए हम लाइट जला लेते हैं, ठीक है ना। हमको लगा था कि दिखाई पड़ जाएगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ा, प्रयोग फ्लॉप हो गया। चलिए कोई बात ना, एक दूसरा प्रयोग करते हैं हम आपको, ठीक है ना। जैसे देखिए हमारे हाथ में ये लेजर लाइट है, ठीक है, ये हमारे हाथ में लेजर लाइट है। हम इस लेजर लाइट को इस पर हम जलाते हैं। ये हमारे हाथ में क्या है बाबू? दर्पण है। दर्पण मान लिया जाए कि ये प्रवर्तक सतह हो गया। अगर हम इस लाइट को इस दर्पण पे जलाते हैं ना तो इसका प्रतिबिंब ऊपर बनता है। ऊपर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ऊपर बन रहा है। समझ में आ गया ना। जैसे देखिए हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, हम दर्पण को ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब जरा आप लोग समझिएगा, जैसे देखिए यहां पे, ए भाई लेजर लाइट वो धोखा दे दिया जी, काहे कर रहे हो भाई? प्रयोग करने का बारी आया तो धोखा दे दिए, भी तो जल रहे थे। पैसा फंस गया जी हमारा ही तो, लेजर लाइट लेकर जलवे नहीं कर रहा है। थोड़ा सा जला उसके बाद नहीं जल रहा है। चाइनीज सामान तो नहीं था, चाइनीज सामान यही होता है, आज नया कल काम से गया। नहीं चलिए फिर से ठीक हो गया। देखो बाबू आप देखिएगा यहां पे आप लोगों को लेजर लाइट थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना बोर्ड पे। ये जो हरा कलर का पॉइंट है ना, यही हमारा लेजर लाइट है। हम क्या करते हैं, इस पे हम जलाते हैं, लेकिन लेजर लाइट का प्रतिबिंब आपको इस पे दिखाई देगा। सब छोड़ो भाई, ये सब सामने रहोगे ना तो ये प्रयोग सब अच्छा लगता है, इधर आपको अच्छा नहीं लगेगा। न दिखाइए नहीं पड़ रहा है, क्या अच्छा लगेगा। हम आपको बताते हैं दर्पण के बारे में, ठीक है ना। पहला चीज कि दर्पण जो होता है वो चिकना सतह होता है। बाबू ये चिकना है कि नहीं है? आप लोग देखिए जरा, ये चिकना है कि नहीं है? चिकना है ना, चिकना भी है, चमकीला भी है। दर्पण जो होता है वो चिकना भी होता है और चमकीला भी होता है। और दर्पण जो होता है ना वो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करता है। दर्पण जैसे मान लिया जाए कि वो दर्पण ये है, ठीक है ना, वो दर्पण ये है। ये दर्पण चिकना भी है, चमकीला भी है। और अगर इस दर्पण पे कोई प्रकाश का किरण आएगा तो सीधे ये उसको प्रवर्तित कर देगा। सीधे क्या करेगा? प्रवर्तित कर देगा। यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन कर रहा है। तो बाबू हम लोग लिखेंगे दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा चिकना एवं चमकीला सतह जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करता है। और चलिए हम लिखते जाते हैं, लिखेंगे। क्वेश्चन आएगा कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। तो बाबू अगर दर्पण किसे कहते हैं तो सबसे पहला चीज लिखेंगे, दर्पण चूंकि चिकना होता है, चमकीला होता है। दर्पण क्या होता है? चिकना होता है, चमकीला होता है। तो लिखेंगे वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का, जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करते हैं, जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करते हैं। एवं आप दर्पण में देखेंगे कि इसका एक भाग जो है वो रंगा हुआ रहता है। अगर ये भाग रंगा हुआ न रहे तो ये दर्पण नहीं कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नियम का पालन करते हैं एवं जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो, जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो, रंगा हुआ हो को ही हम लोग कहते हैं रजतित हो, रंगा हुआ हो उसे दर्पण कहते हैं।
उसे दर्पण कहते। अच्छा, कोई बच्चे बता सकते हैं कि जो दर्पण के पीछे जो रंगा हुआ भाग होता है वो किस चीज से रंगा हुआ रहता है? ये दर्पण के पीछे जो आप रंगा हुआ भाग देख रहे हैं, ये किस चीज से रंगा हुआ है? क्या पेंट है? बताओ बाबू, क्या चीज से रंगा हुआ रहता है पीछे? पता है, चांदी से रंगा हुआ रहता है, और चांदी इसमें से ना छूटे इसलिए इसके ऊपर से पेंट कर दिया जाता है। तो दर्पण के पीछे ना चांदी का लेप होता है, ध्यान रखिएगा। दर्पण के पीछे चांदी का लेप होता है बाबू, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर दर्पण का परिभाषा है तो पूछिए, तो आप लिखिएगा वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करते हैं और जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, अब आप लोग में से कितने बच्चे जानते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? और अगर जानते हैं तो बताइए कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग कहेंगे कि सर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन 3 प्रकार होता है, जल्दी से कमेंट करिए। प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि दर्पण 3 प्रकार के होता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते। पहला समतल दर्पण तो सब लोग जानते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण, ये तो सब लोग जानते हैं समतल दर्पण। बाकी बच्चे जानते हैं कि समतल होता है सर, उत्तल होता है, अवतल होता है। आप लोग यही जानते हैं ना कि समतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि दर्पण के 3 प्रकार कौन कौन है, तो समतल, उत्तल, अवतल मत बताइएगा। समतल हो गया, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परवलय दर्पण। तीसरा होता है परवलय दर्पण। यहां पर आप लोगों को तीसरा दर्पण जो है वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 ही दर्पण पढ़ना है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है ना? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, यही 2 दर्पण के बारे में पढ़ना है, और यही 2 दर्पण के बारे में हम आप लोग को बताएंगे भी। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं समतल दर्पण। ठीक है ना? समतल दर्पण ये आप लोग दर्पण समझ गए। अब हम लोग समझते हैं समतल दर्पण। तो बाबू, समतल दर्पण को समझिएगा। समतल दर्पण कहते किसको है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए समतल दर्पण के बारे में, टॉपिक हम लिखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब इस चीज को आप लोग समझिएगा, समतल इसका नाम क्यों पड़ा? समतल दर्पण का नाम समतल क्यों पड़ा? बताओ बाबू, कोई बच्चे बता सकते हैं? समतल दर्पण का नाम समतल क्यों पड़ा? ये बता सकते हैं तो बताइए ना। समतल दर्पण का नाम समतल क्यों पड़ा? देखो बाबू, समतल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो दर्पण जिसमें आप डेली अपना सूरत देखते हैं, डेली अपना जो चेहरा देखते हैं ना, यह समतल दर्पण है। आपके घर में भी जो है ना वो समतल दर्पण है। पिछला हिस्सा देखिए तो क्या रुखड़ा है? पिछला हिस्सा क्या घुमा हुआ है? नहीं। आप ऐसे देखिए, पिछला हिस्सा एकदम सीधा है कि नहीं है? एकदम सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? यानी कि ये पिछला हिस्सा एकदम समतल है। अच्छा, आगे वाला हिस्सा जरा देखिए तो, जो इसका परावर्तक सतह है, जरा ये बताइए कैसा है? इसका परावर्तक सतह भी एकदम सीधा है ना बाबू? परावर्तक सतह भी सीधा है। अब आप लोग ध्यान से समझना, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। याद रहा कि नहीं रहा? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। जैसे मान लिया जाए, अच्छा, परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह क्या होता है जरा देखिए। ये जिधर जो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं ना, ये वाला जो सतह हो गया ना, इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। इधर वाले को परावर्तक सतह नहीं बोलेंगे, इधर वाले को बोलेंगे हम लोग परावर्तक सतह। तो इसका परावर्तक सतह एकदम समतल है, देख रहे हैं, एकदम समतल है। तो जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है बाबू? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे जिसका परावर्तक सतह, लिखेंगे जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल हो। कैसा हो? समतल हो। ध्यान रखिए, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, समतल दर्पण के बारे में कुछ चीजें जो आपको नहीं पता होगा वो आज हम बताएंगे।
और पक्का कहते हैं कि आपको नहीं पता होगा। अच्छा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू? सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। आप कभी ऐसा देखे हैं समतल दर्पण में उल्टा ऐसे घूम गए? नहीं ना, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, दूसरा चीज, अगर सीधा बन रहा है, आप लोग को बताना है, अगर प्रतिबिंब सीधा है, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? बताओ बाबू जल्दी से। अगर प्रतिबिंब सीधा है तो यह वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताओ ना भाई। बताओ बाबू। काल्पनिक, अभी तो बताए हैं ना कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बने। क्लियर हुआ? तो समतल दर्पण में सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और क्या? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, 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 वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? आकार सीधा हो, वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। बराबर का, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। क्लियर हुआ बाबू? वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। तो ये सब याद रखिएगा। अच्छा चलिए कुछ हम आपको समझाते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे मान लिया जाए, जैसे हम मान लेते हैं कि यह एक समतल दर्पण है। समतल बना रहे तो एकदम सीधा होगा, ठीक है ना बाबू? यह एक समतल दर्पण है, ठीक है ना? ये इसको हम दर्पण, अगर एक तरफ इस तरीके से कर दिए ना, अगर हम इस तरीके से डॉट 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 लगा देते हैं, इसका मतलब है कि इस तरफ का भाग रंगा हुआ है, ठीक है ना? इस तरीके से करने का मतलब इस तरीके का भाग रंगा हुआ है। अब आप बताइए, अब आप बताओ बाबू, यहां पर एक 5 फीट का आदमी खड़ा है, ठीक है ना? यहां पर एक 5 फीट का आदमी खड़ा है, यहां पर एक 5 फीट का आदमी खड़ा है। अब आप हमें बताइए कि यह आदमी जब दर्पण में देखेगा तो दर्पण में इसको अपना हाइट कितना नजर आएगा? इस व्यक्ति का हाइट जो है ना वो 5 फुट है। कितना है? 5 फीट है। तो प्यारे बच्चे, अगर ये 5 फीट का आदमी इस दर्पण में देखेगा तो इसको अपना शरीर कितना बड़ा नजर आएगा? 5 फीट का ही नजर आएगा। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। कभी ऐसा देखे हैं कि दर्पण के सामने खड़ा हुए तो हाथी जैसा दिखने लग गए? ऐसा हुआ है कभी? नहीं होगा, क्योंकि जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तो ये आदमी जितना बड़ा है ना, ये दर्पण के पीछे उतना ही बड़ा दिखेगा, 5 फुट का ही दिखेगा। समझ में आ गया बाबू? ये 5 फुट का ही दिखेगा। यानी कि ये हो गया आपका वस्तु, ये हो गया वस्तु, और ये क्या हो गया? प्रतिबिंब। ये क्या हो गया? प्रतिबिंब। समझ में आ गया बाबू? बताओ जल्दी से। अच्छा, अब एक चीज और बात ध्यान रखिएगा। जितना दूरी पर, अगर मान लिया जाए कि दर्पण से यह 10 मीटर के दूरी पर खड़ा है, दर्पण से यह 10 मीटर के दूरी पर आदमी खड़ा है, तो आपको प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 10 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगा। प्रतिबिंब भी 10 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगा। समझ में आ गया? यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना बाबू? हाँ, क्लियर हुआ? याद? अच्छा, अब एक लॉजिक वाला सवाल जरा हम आपसे पूछते हैं। अगर प्यारे बच्चों यह आदमी इस दर्पण में जब देखता है अपना शक्ल, तो यह 5 फीट का है, इसको अपना प्रतिबिंब भी 5 फुट का नजर आता है। यह व्यक्ति दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है, इसका प्रतिबिंब भी 10 मीटर दूरी पर बनता है।
अब आप लोग हमें बताइए कि वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी कितना है। जल्दी जल्दी से बताओ बाबू, कितने बच्चे बता सकते हैं? वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी कितना है? जल्दी से कौन बच्चे सबसे पहले बताएंगे? वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितने बच्चे बताएंगे? जल्दी से बताइए, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा? देखो बाबू, वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, तो वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी कितना हो जाएगा? यहां से यहां 10 मीटर, यहां से यहां 10 मीटर, दर्पण से आगे ये 10 मीटर पर खड़ा है, दर्पण से पीछे 10 मीटर पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो 10 दूनी 20 मीटर ना हो गया? 10 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर 20 मीटर ना हो गया बाबू? बहुत सारे बच्चे 10 मीटर लिख रहे थे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना बाबू? ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा जरा, एक दो चीजें हम आपको और बता देते हैं। अगर यह व्यक्ति दौड़ करके दर्पण की ओर जाएगा, अगर यह व्यक्ति दौड़ करके दर्पण की ओर जाएगा, सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर यह व्यक्ति, मान लिया जाए कि इसका नाम मंगरुआ है, तो मंगरुआ अगर दौड़ करके इस आईने की तरफ जाएगा, तो यह मंगरुआ अगर दर्पण में देखेगा तो इसको अपना प्रतिबिंब कितना स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा। आप ना कभी ऐसा करिए, कभी बड़का को जो शीशा होता है ना, एकदम बड़ा शीशा, जैसे मॉल उल में जाइएगा तो वहां पर बड़ा शीशा लगा रहता है। आप मॉल में जाइए और आप क्या करिए, आप शीशे की तरफ दौड़ करके जाइए। आप एक चीज देखिएगा, अगर यह व्यक्ति जितना स्पीड में दौड़ रहा है शीशे की तरफ, इसका प्रतिबिंब उससे दुगना स्पीड में इधर आता हुआ दिखाई देगा। कभी नोटिस किए हैं? दुगना स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। अगर यह व्यक्ति अगर इस आईने की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो इस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इससे दर्पण का दूरी 10 मीटर और यहां से प्रतिबिंब का दूरी 10 मीटर, यानी कि दर्पण का दूरी, ये ध्यान रखिएगा, वस्तु की दूरी से प्रतिबिंब का दूरी दुगना हो गया, तो जब ये दौड़ेगा तो दुगना स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये चीज परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और, अगर ये व्यक्ति 5 फुट का है, ये तो बता दिए, अगर ये व्यक्ति 5 फुट का है, तो इसको अपना पूरा शरीर देखने के लिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई 5 फीट का व्यक्ति है, ठीक है ना? अगर कोई 5 फीट का व्यक्ति है, तो उसके सामने कितना फीट का दर्पण लाया जाए, कितना फीट ऊंचा दर्पण लाया जाए, तो वो अपना प्रतिबिंब पूरा सर से लेकर के पैर तक उस दर्पण में देख लेगा। बताओ बाबू, अगर कोई 5 फीट का व्यक्ति है तो उसको अपना पूरा शरीर दिखने के लिए कितना फीट का प्रतिबिंब चाहिए? कोई बच्चे बता सकते हैं? कोई 5 फुट का व्यक्ति है, उसको अपना पूरा शरीर देखने के लिए कितना फीट का? 2.5 फुट का। अगर आपका हाइट 5 फीट है तो आपको 2.5 फीट का प्रतिबिंब चाहिए, तब पूरा शरीर दिखाई देगा, ठीक है ना? तब पूरा शरीर दिखाई देगा। समझ में आ गया ना? हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीज ना परीक्षा में पूछा जाता है, ये चीजें परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना बाबू, ठीक है ना? इसी को प्यारे बच्चे हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी हम समझाए ना, वो पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है, वेग मान लिया जाए कि भी है, तो वस्तु के सापेक्ष में 2v से चलेगा, यानी कि उसका स्पीड दुगना दिखाई देगा, ठीक है ना? उसका स्पीड दुगना। जब प्रतिबिंब को देखेगा ना, तो उसको लगेगा कि दुगना स्पीड से हमारा प्रतिबिंब आ रहा है, ठीक है? और यहां पे हम लिख दिए हैं कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए। वस्तु से आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए। समझ में आ गया ना बाबू? ध्यान दीजिएगा इस बात को। यदि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देना है, तो उसको कम से कम आधे दूरी का प्रतिबिंब चाहिए। यानी कि अगर हमारा फीट अगर 5 फुट 6 इंची है, हमारा एक्चुअल हाइट जो है ना वो 5 फीट 6 इंची, यानी कि 5.5 फीट के हम हैं, तो अगर 5.5 फीट के हम हैं तो हमको कितना फीट का चाहिए? बताओ बाबू, हमारा हाइट 5.5 फीट है, तो हमको कितना
फीट का दर्पण चाहिए। 5 फीट का आधा हो गया 2.5 फीट, और 6 इंची का कितना हो गया 3 इंची। यानी कि 2.5 फुट कहने का मतलब कितना हो गया, 2.5 फुट कहने का मतलब हो गया 12 दूनी 24 और 6 30 और 3 33 इंच का दर्पण चाहिए। समझ आ गया ना, 33 इंच का दर्पण चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये चीजें याद रखिएगा। अच्छा, समतल दर्पण की कुछ विशेषता जो कि आप लोग को याद रखनी है। समतल दर्पण की कुछ विशेषता जो कि आप लोगों को याद रखनी है। क्या? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग जब दर्पण में देखते हैं ना, तो दर्पण में देखेंगे कि प्रतिबिंब पीछे बनेगा। ये तो हम आपको एक्सपेरिमेंट करके बता दिए। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, ये भी बता दिए। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अभी हम आपको बताएं कि चूंकि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी मतलब काल्पनिक होता है। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे है। ठीक है ना। तो ये समतल दर्पण के बारे में कुछ विशेषता है जो कि ऑलरेडी हम आपको सब समझा दिए हैं। यहां तक प्यारे बच्चे आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से बताइए। यहां तक अगर पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से बताइए कि समझ में आ गया है। जल्दी से बताओ बाबू, यहां तक अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक बार बताइए जल्दी से कि सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए सब लोग। बताओ बाबू, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, तो गोलीय दर्पण अब बच गया है, ठीक है ना। समतल दर्पण तो पढ़ा दिए, अब बच गया है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण हम आपको अगली क्लास में लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। हम कितना भी कोशिश करते हैं ना कि थोड़ा सा स्पीड पढ़ाएं और स्पीड पढ़ाएं, लेकिन फिर भी ज्यादा स्पीड हम नहीं भाग पा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम अपना स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और स्पीड भी हम छोड़। तो बाबू आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम आप लोगों को गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण, याद रखिएगा। अगली क्लास में गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे और गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगली क्लास में उत्तल और अवतल। इस क्लास में हम आप लोगों को समतल समझा दिए, अगली क्लास में समझाएंगे उत्तल दर्पण के बारे में और अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अगली क्लास में समझाएंगे। तो अगली क्लास में आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों। एकदम मजे से आप लोग पढ़ाई करिए, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करिए, टेंशन नहीं लेना है, खूब मन लगा करके बस पढ़िए और इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान न दीजिए। इधर उधर जो भी चीजें हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन पढ़ाई पर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। अब अगली क्लास में आप लोग एकदम तैयार रहिएगा पूरी ऊर्जा के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद।